हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हमारा सेल बायोलॉजी का पार्ट सेकेंड, टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल पे डिस्कस करने से पहले कुछ बताएंगे। कमेंट आ रहे थे बाकी कि जैसे बहुत लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे लास्ट ईयर में फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जैसे आपने लास्ट ईयर फिजिक्स ले लिया और केमिस्ट्री ले लिया और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़े हो, तो फिर आप टीजीटी का जो अभी आया है फॉर्म ईएमआरएस का, जो टीजीटी का क्लब का, उसमें आप एलिजिबल नहीं। उसमें साफ साफ दिया है कि आप लास्ट ईयर में फिजिक्स के साथ आप मैथ हो, फिजिक्स के साथ। बाकी लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैम हम हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो साइंस के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। आपको फिजिक्स के साथ मैथ होना चाहिए, फिजिक्स के साथ मैथ होना चाहिए। और बायोलॉजी के लिए, सॉरी साइंस के लिए, बायोलॉजी में भी जो भी साइंस के लिए जो अभी का फॉर्म आया उसमें आप लास्ट ईयर जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसमें दिया है साफ साफ कि कई यूनिवर्सिटी हैं जो ग्रेजुएशन को 4 साल के लिए करवाती हैं, तो आप 3 साल फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़े हों, लास्ट ईयर आप जूलॉजी बॉटनी लिए हों। लेकिन अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है तो 3 साल का ग्रेजुएशन करवाती है, तो वहाँ पे ये दिया है कि आप 2 साल तक जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री लिए हों और लास्ट के 2 ईयर में आपका जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी प्लस बॉटनी होना चाहिए। तो ये साइंस का कॉम्बिनेशन है। मैथ के लिए फिजिक्स का और मैथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है, क्या है? जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन है। और बाकी कहीं में दे दिया रहता है कि जैसे आप फिजिक्स है, मैथ है, तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी जो फॉर्म आया है इसमें आप एलिजिबल नहीं है, साफ साफ दिया है। तो आपका जब वो होगा कि आप देंगे तभी। और एक आया कि मतलब थोड़ा सा दिखता नहीं है। हाँ, ये पिछली क्लास में था कि थोड़ा से मार्कर और कैमरे की वजह से अभी छोटा सिस्टम है हमारे पास, उसकी प्रॉब्लम हुई है। इसीलिए हम बीच बीच में क्या करते हैं, बराबर बोलते रहते हैं, बराबर बोलते रहते हैं कि जिससे क्या हो कि अगर आपको लिखने में समझ, जैसे हम लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जो बोलते रहते हैं उससे आप मतलब समझ सकते हैं। तो बाकायदे आप नोट्स बनाइए, आपको पूरा कोर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और बोलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपको अच्छे से अच्छे और सिलेबस और मतलब डीप में जितना आपको हम खुद ही कोशिश करेंगे कि आपका कहीं से छूटे ना। तो आज टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल पे। सेल पे लगभग हो गया था सारा, क्या 90% हम कवर करवा चुके हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेल पे पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेल पे हम ऐसे करके पढ़ लेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो डिफरेंस करके पढ़ लेंगे जिससे आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगा। तो इधर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और बहुत आराम आराम लिखते हैं कि आप आराम से लिख सकते हैं साथ में मेरे। यूकैरियोटिक सेल, इधर क्या है? यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में तो इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैसा? इंसिपिएंट मीन्स दैट्स हम कह सकते हैं कि कोई चीज क्रिएट होने वाला, उत्पन्न होने वाला, या फिर नहीं भी एब्सेंट होता है, ऐसे कह सकते हैं हम। एब्सेंट भी कहीं कहीं दिया है। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट या इंसिपिएंट होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। अच्छी तो ट्रू न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हो गया है, आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है। इधर अब्सेंट होती है तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर प्रेजेंट होती है, नहीं, बस आप प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पर आपको एकेडमिक नोट्स नहीं बनानी है कि आपको थ्योरी लिखना है, यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि जितना शॉर्टकट हो सके और पूरा अच्छे से, कि आपको आसानी अपने तरीके से नोट्स बनानी है, कि नहीं कि आपको एकेडमिक है पूरा, नहीं, आपको सिर्फ यहाँ फैक्ट लिखने हैं, एग्जाम में कैसे क्या करना है। सेकेंड हो गया न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है, इधर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, इधर प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, मोस्टली इधर एब्सेंट ही ज्यादा करके, इधर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे राइबोसोम जो 70S पाए जाते हैं, कैसे राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, यहाँ पर 80S टाइप के होते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हो गया है आपका, आई होप हो गया होगा। तो रेस्ट करेंगे, इसी के आगे लिखेंगे और प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते रहिए। जो भी यूथ की प्रैक्टिस सेट आती है अच्छी होती है। सारे जो भी जितने बोर्ड में जितना टीजीटी पीजीटी का सेंट्रल या स्टेट में होता है उसमें सारे पेपर एक सीरियल से दिए हुए हैं, तो आप यूथ का ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट। यूथ का प्रैक्टिस सेट अच्छा होता है। और कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में तैयारी करिए, हिंदी के चक्कर में यहाँ पे हम पूरा आपको कोशिश करेंगे कि जो भी लाइन लिखे उसका हिंदी मतलब भी बताते जाएंगे, तो आपको तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों बताते जाएंगे, लिखेंगे तो इंग्लिश में लेकिन बताएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों। इधर का इरेज हो गया, यूकैरियोटिक सेल, सॉरी सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो ये रिप्रेजेंट करती हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स होता है शैवाल। क्या होता है, एल्गी, यानी कि नीली हरी शैवाल। और माइकोप्लाज्मा में किसमें, माइकोप्लाज्मा। और यहाँ पे ये यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, दिस टाइप ऑफ सेल, आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये प्रेजेंट का दिस टाइप ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड, यानी प्रेजेंट या फाउंड किसमें पाई जाती है, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स में पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कैसा होता है, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन से होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेल मेम्ब्रेन में होता है और यहाँ पर यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होता है। एक यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे भी रुक जाइए, आपका थोड़ा से इसके नीचे हम लिख रहे हैं।
एक पॉइंट अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत नहीं पढ़ाना है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट, क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये सब absent होते हैं। और डीएनए अरेंजमेंट कैसा होता है? डीएनए अरेंजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए अरेंजमेंट कैसा होता है? सिंगल्ड क्लोज्ड लूप। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। क्या होता है? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। यहाँ पर क्या होता है? सर्कुलर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? सॉरी, सर्कुलर नहीं, लीनियर होते हैं। डीएनए अरेंजमेंट लीनियर होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन लीनियर इन क्रोमोसोम में होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए आराम से। इतना हो गया। तो हाँ, तो यहाँ पर बस इतना है। सेल मेम्ब्रेन की जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिख लीजिए आप। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट नहीं, साइटोप्लास्ट। जी सही, पहले सही लिखे थे। साइटोप्लास्ट हो गया। इरेज करें हम। हो गया आपका साइटोप्लास्ट है। आगे हम पढ़ेंगे हेरिडिटी मटेरियल में। पहले पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे होते हैं? यहाँ पे सिंगल होते हैं। क्रोमोसोम सिंगल। यहाँ पर कैसे होते हैं? यूकैरियोट में मल्टीपल होते हैं। कैसे क्रोमोसोम? मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं। मल्टीपल होते। और एक क्वेश्चन ऐसे बचता है कि यहाँ पे कौन कौन से डिवीजन प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में? तो प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोसिस एंड मियोसिस
मियोसिस सेल डिवीजन अब्सेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आप इधर ऐसे लिख सकते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला अरेंजमेंट कैसे होता है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला अरेंज फ्लैजिला 9+2 डू नॉट अरेंज। और यहां पर फ्लैजिला क्या होता है, अरेंज होता है 9+2 में। किसने में, 9+2 में अरेंज होता है। इतना लिख लीजिए आप। इतना हो गया। और बस देख लें कितना क्या बचा है। वैसे वो एक क्वेश्चन बता है हेरिडिटी मटेरियल, तो हेरिडिटरी मटेरियल नेक्स्ट पॉइंट है। मटेरियल क्या है, तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। नीचे लिख लीजिए जल्दी, सर्कुलर। और यहाँ पर हेरिडिटरी मटेरियल में डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है। डीएनए लीनियर कैसा होता है, डीएनए लीनियर। आई थिंक हो गया है, कुछ छूटा नहीं है यहाँ पे। जो रह जाएगा वो हम आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन कुछ रह नहीं गया है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिए, फिर आपको प्रोटोप्लाज्म पर करेंगे डिस्कस। आई थिंक हो गया है, कुछ रह नहीं गया, एक बार देख लेते हैं। हाँ तो हो गया है, बचा नहीं है। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म। आपको फिर से बता रहे हैं कि आपको जितना स्मार्ट स्टडी करनी है। देखो पढ़ते तो सभी लोग हैं, सिलेक्शन के लिए मुझे स्मार्ट और शॉर्ट स्टडी करनी है। कैसी, स्मार्ट और शॉर्ट स्टडी करनी है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को कैसे लिखना, आप बीच में प्रोटोप्लाज्म लिखिए, प्रोटोप्लाज्म। अब इसको अंडर राउंड करिए, इसको अंडर राउंड करिए। आप रेड से कर लीजिए क्योंकि रेड से थोड़ा दिखता है। हाँ आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करिए जैसे हम लिख रहे हैं आप इसे। अगर आप इससे बेहतर लिख सकते हैं तो आप इससे बेहतर लिखिएगा। तो आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर लिखेंगे कि इससे हमको ये मतलब हम इस वजह से लिख रहे हैं कि आप शॉर्ट तरीके से लिखेंगे। बहुत थ्योरी, बहुत ज़्यादा घसीटना, बहुत लंबे वर्ड नहीं, जितना हो सके आप उतना शॉर्ट बनाइए। सिर्फ फैक्ट लिखिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, इजली से याद हो जाए और प्रॉब्लम ना ज़्यादा क्रिएट हो। इसलिए हम आपको बहुत आसान तरीका ला रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी किसने दी थी। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी गिवन बाय किसने दिया, हर्टविग ने। किसने दिया, हर्टविग ने। किसने दिया, प्रोटोप्लाज्मा। देख लेंगे वीडियो में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नीचे लिखना है, नहीं आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा आएगा नहीं तो क्या मतलब है, ये भी देखना जरूरी ही है। तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी
यहाँ से लिखिए, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी गिवन बाय, यहाँ पे हर्टविग, किसने दिया? हर्टविग ने। एक बार देख लें, अब दिख रहा, लाइट पड़ रही है। दिख तो रहा है, एक मिनट रुको, बोर्ड को अब दिख रहा है, अभी तक थोड़ा दिख नहीं रहा था। तो सेल बायोलॉजी आपको हम पढ़ाए हैं, लिखे हैं, बोल रहे हैं, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी। तो हर्टविग ने दिया है, अब दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से, अब दिख रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आप इसी के बगल में लिख लीजिए ऐसे, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय अब किसकी डिस्कवरी? प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर्ड किया था? डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन। किसने? डुजार्डिन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और डिस्कवरी करने के बाद इसका नाम क्या दिया था? सारकोड। क्या नाम दिया था? तो आप लिख सकते हैं एंड, इसी के आगे, एंड गेव नेम। क्या नेम दिया था? सारकोड। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटोप्लाज्म को सारकोड किसने कहा था? तो किसने कहा था सारकोड? डुजार्डिन ने। और डुजार्डिन ने और क्या किया? डिस्कवरी किसने किया? डुजार्डिन ने। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म की जो वर्ड है, जिसे हिंदी में पूछ सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, इधर करके लिख लीजिए। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म, देखो प्रोटोप्लाज्म लिखने की जरूरत है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय किसने दिया? हक्सले ने। किसने? हक्सले ने। किसने दिया? हक्सले ने दिया था। अब जैसे कि पूछते हैं, अभी हम आपको जितना लिख रहे हैं इसके बाद समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको यही पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। डिस्कवरी किसने किया? डुजार्डिन ने। सारकोड नाम किसने दिया? डुजार्डिन ने। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी किसने दिया? हर्टविग ने। हर्टविग लिखिए, सॉरी, देखो यही होता है कि थोड़ा सा देखने से दोबारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं सबसे। और टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया? हक्सले ने। अब प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? किसने कहा है? एंड हक्सले ने स्टेटेड दैट का मतलब, और हक्सले ने एक टर्म दिया और इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इतना हो गया। और लास्ट में पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म का पीएच वैल्यू कितनी होती है। अब आपका पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू, तो एक पीएच वैल्यू उसकी होती है 6.8 और होती है 7 क्या है? एनसीईआरटी का डाटा है। अगर यदि आपको कहीं कहीं 6.6 भी दिया है, गूगल पे सर्च करेंगे आप, तो जैसे आपका 6.6 या 6.8, इस दोनों में से कोई एक, और 7 दे दिया, तो आप 7 को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ये एनसीईआरटी का डाटा। आप लिख लीजिए लास्ट में, 7 क्या है? एनसीईआरटी का डाटा। तो मान लो क्या होगा? एनसीईआरटी का। दोनों हुए तो यही 7 लगाएंगे, नहीं तो ये। तो 6.8 है, क्या है? स्लाइटली एसिडिक है। क्या है? स्लाइटली एसिडिक है। 7 से नीचे रहेगा तो क्या होगा? एसिड होगा। और प्रोटोप्लाज्म वाटर कितना कंटेन करता है? वाटर कंटेन करता है। कितना वाटर?
प्रोटोप्लाज्म में कितने परसेंट वाटर पाया जाता है? तो 90%। कितना पाया जाता है? 90%। कितने परसेंट पाया जाता है? 90%। और ये क्या होता है? कलरलेस होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर, इसका मतलब पूछा है तो कलरलेस विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस होता है। विस्कस का मीन्स होता है चिपचिपा पदार्थ, कोई मतलब चिपचिपा होता है। जेली लाइक चिपचिपाता, हाथ से अगर देखेंगे तो चिपचिपाएगा। तो आपको हम करेंगे कोशिश कि आपको हिंदी बताने की पूरी कोशिश करेंगे जितना मुझे आएगा, और हम करेंगे भी आप लोगों के लिए मेहनत भी। तो ये कैसा होता है? कलरलेस विस्कस, विस्कस मीन चिपचिपा, लिख देंगे हम चिपचिपा, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सॉरी सब्सटेंस। और इसका नेचर कैसा होता है? कोलाइडल इन नेचर होता है। कैसा होता है? कोलाइडल इन नेचर होता है। कोलाइडल इन नेचर होता है। कोलाइडल इन नेचर होता है। तो आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। आप इतने की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे पे पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट पढ़ेंगे। इसमें हो गया है। और फिर प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट पढ़ेंगे। हो गया आपका? चलिए हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इसी तरह लिखिए, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और कोशिश करिए हिंदी में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको और अच्छे से क्लास आपकी और डीप में क्या, डीप में हम पढ़ा ही रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी। क्या नाम है? प्रियंका बायोलॉजी। तो अब पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसी तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे अलग से नहीं। हम जितना शॉर्टकट चाहेंगे उतना। मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इसको क्या करोगे? बॉक्स में बंद करना है। क्या करना है? इसको बॉक्स में बंद करना है। इसको बॉक्स में बंद करना। अब कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? साइक्लोसिस, सीलियरी मूवमेंट, रोटेशन होता है। तो आप मूवमेंट इधर लिखिए ब्लू पेन से। सीलियरी मूवमेंट, आप इधर ले लीजिए। रोटेशन होता है। ये सर्कुलर मूवमेंट और अमीबॉइड मूवमेंट। एक है साइक्लोसिस। इसको हमको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, 4 ही पढ़ना है। तो अब लिखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है? एक रोटेट में मूवमेंट करता है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मूव करता है अराउंड वैक्यूल्स के चारों ओर मूवमेंट करता है। इनसाइड सेल के अंदर, कहाँ पे? वैक्यूल्स में, इनसाइड सेल में, सिर्फ एक डायरेक्शन में। क्या? सिर्फ एक डायरेक्शन में। कैसे? सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि आप घड़ी की जैसे कि दिशा में, जैसे आप क्लॉकवाइज करेगा तो सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट करेगा मूवमेंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के अपोजिट साइड में करेगा तो इस साइड में करेगा। ये नहीं कि ऐसे नहीं, एक साइड में। अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो क्लॉकवाइज ही मूवमेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा ही। तो आप इसको लिख सकते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। देखो, प्रोटोप्लाज्म moves around vacuoles inside
inside cell only one डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में। कैसे? आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे बता चुके एंटी क्लॉकवाइज। इसका एग्जाम्पल है, आप ब्रैकेट बंद कर लीजिए, सर्कुलर को थोड़ा इरेज करेंगे इसके नीचे। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया या HY है, एक मिनट, हाइड्रिला की थोड़ा सी यहाँ पे, हाइड्रिला देखो आपको दिख रहा है, एक मिनट देखने, चेक करते रहे। तो हाँ देखिए, क्योंकि बहुत चेक करना पड़ रहा है, इसलिए कि कंप्लेन बहुत आ रही है कि मैम जो आप लिख रही हैं कुछ दिख नहीं रहा, इसीलिए आज हमको बार बार जाकर चेक करना पड़ रहा है कैमरे में क्लियर दिख रहा है या नहीं। सेकेंड एंड सर्कुलर मोशन क्या है? सेकेंड क्या है? सर्कुलर मूवमेंट है। तो सर्कुलर मूवमेंट में क्या होगा, आप इसी साइड में यहीं ऐसे ही लिखते रहिए, बोल भी रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म एक मिनट, आप मुझे ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगी तो देखने में प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही लिखना है, ऐसे करके यहाँ पे सर्कुलर। तो सर्कुलर में प्रोटोप्लाज्म मूव इन, इसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में करता है। कैसे? डिफरेंट डायरेक्शन में करता है, इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंस वाइक्यूल्स, इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड different vacuoles inside cell। क्या होगा? इनसाइड सेल। तो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में होगा इनसाइड सेल के अंदर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टामिनल हेयर्स ऑफ ट्रेस्टेनिया, ट्रेस्टेंसिया है। और अमीबॉइड मूवमेंट में क्या है? मूव्स, एक मिनट, हल्का से तिरछा नहीं लिखना है हमको, यहाँ ऐसे करके अमीबॉइड मूवमेंट में इरेज करेंगे, जगह सीरियली मूवमेंट लिखेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट में प्रोटोप्लाज्म मूव्स लाइक अमीबा। अमीबा का मूवमेंट कैसा होता है? लाइक अमीबा, आपको बता चुके हैं। अमीबा क्या होता है? कोई सर्टेन शेप नहीं होता इसका, उस चेंज होता रहता है, बता चुके। प्रोटोप्लाज्म मूव लाइक अमीबा कैसा होता है?
अमीबा के जैसा होता है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, किसकी हेल्प से, थोड़ा सा मिस हो गया था, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, 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 स्टैमिनल हेयर्स ऑफ ट्रेड्सटेनिया, लिव्स ऑफ हाइड्रिला एंड वालिसनेरिया। और इसका एग्जाम्पल हो गया स्लाइम मोल्ड्स, एग्जाम्पल क्या हो गया, स्लाइम मोल्ड। अभी आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सीलियरी मूवमेंट के बारे में बताते हैं क्योंकि जगह नहीं है। हो गया आपका, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, गलत बताने से अच्छा आपको बता दें, अभी हमने चेक किया, ट्रेड्स कोन्सिया है, ट्रेड्स कोन्सिया, ट्रेड्सटेनिया की जगह पे स्टैमिनल हेयर्स ऑफ ट्रेड्सकोनिया। आपको गलत नहीं बताएंगे हम, मतलब इधर ये नहीं कि हमको हटाना पड़े तो हम गलत बताएंगे, ऐसा नहीं है, गलतियाँ होती हैं सबसे। तो एक लास्ट बचा हुआ है, इतना हो गया आपका, देख लीजिए, इरेज कर दें, आपका इधर का इरेज कर दें, शायद इधर का ना हुआ होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सीलियरी मूवमेंट, क्या पढ़ेंगे, सीलियरी मूवमेंट, लास्ट में सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, मूवमेंट तो लिखा ही है, क्या लिखना है। तो यहाँ पे क्या होता, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, जब व्हेन, बहुत इजी लैंग्वेज, व्हेन एन organism as whole, whole मतलब संपूर्ण, zoospore and zygote, gametes है, gametes moves करते हैं वन प्लेस एंड अदर प्लेस, एक स्थान से वन प्लेस एंड अदर प्लेस विद द, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, हेल्प ऑफ सीलिया आर नोन एज सीलियरी मूवमेंट, मूवमेंट। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इधर का हो गया है आपका, इरेज करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये। इसमें एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, क्या है, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स। तो आप इसका इतना लिख लीजिए, तो आपका, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश नहीं हो रही इस समय। तो हो गया सीलियरी मूवमेंट, हो गया एक साइक्लोसिस है, तो सिर्फ आपको जानना है कि साइक्लोसिस भी मूवमेंट है, उसमें ज़्यादा नहीं कुछ है, तो बस उतना जानना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, अभी सेल का ही टॉपिक बहुत बड़ा है, तो डीप, अगर अभी हम आपको ओरल में थोड़ा बता देते हैं, बस डिस्कवरी किसने किया, लेकिन इतना डीप में बताने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, टीजीटी पीजीटी में आपको ओरल से, डिस्कवरी से और उसको फिजिकल बेसिस सब तो इसको सबको पता है, लेकिन आपको अंदर तक जानना है क्योंकि उसमें बहुत डीप में आता है। तो इसलिए आपके लिए हम इतनी मेहनत करें, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आपके लिए और अच्छे से हम क्लासेस प्रोवाइड करा चुके, और सिलेबस तो पूरा प्रोवाइड करेंगे ही, फ्री में, कोई पैसा नहीं है, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए।
तो आज सेल बायोलॉजी का ये थर्ड लेक्चर है। एक इंट्रोडक्शन का था तो उसमें भी कुछ बताए थे, वो शायद आई थिंक मई में क्लास पढ़ी थी। उसके बाद अभी 2 दिन पहले की क्लास है, ये क्लास तीसरी क्लास है। तो अब इसके आगे की कंटिन्यू क्लासें चलती रहेंगी और धीरे धीरे क्लासें लंबी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक डीप में पढ़ाना है, ओरल में तो पढ़ाना नहीं। 2 टॉपिक उठाएंगे पर डे, तब भी 30 मिनट से ज़्यादा की क्लास रहेंगी। फिर आगे कोशिश करेंगे और लंबी 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक एक दिन में क्लियर करें। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।